हेलो स्टूडेंट्स, ये टीजीटी पीजीटी के साथ साथ जो बच्चे क्लास 11th में हैं उनके अकॉर्डिंग ये थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम। और इस प्लांट किंगडम चैप्टर में हम प्लांट्स के जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनकी हम स्टडी करेंगे और साथ ही साथ हम प्लांट्स के बारे में डीपली स्टडी करेंगे कि कौन कौन से लिविंग बीइंग को प्लांट किंगडम के अंतर्गत रखा गया है, प्लेस किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 है प्लांट किंगडम। और इसके आगे के कंटेंट्स देखते हैं। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम की। क्लासिफिकेशन सिस्टम में आप देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आर्टिफिशियल, सेकेंड है नेचुरल, थर्ड है फाइलोजेनेटिक एंड फोर्थ है फेनेटिक। तो बेसिकली आपकी बुक में जो दिया है वो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल दो टाइप का दिया हुआ है। और इसमें पहला जो सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम है। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो प्रपोज किया था कॉर्ड वॉन लिनियस, कैरोलस लिनियस ने, और इसके बारे में इन्होंने अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम में भी पब्लिश किया था। मतलब जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था उस कैरेक्टर्स को, उस जितने भी कैरेक्टर्स थे उनको उन्होंने अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम में पब्लिश किया था। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है इस क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है उसके पीछे कुछ रीजन है, अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम है क्या। ये सबसे पहला अर्लियर सिस्टम था। सेकेंड, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर इन्होंने ऑप्ट किए थे। सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर का मतलब है कि जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं, जैसे कोई दो लिविंग बीइंग है उनको हम अगर देख करके पहचानते हैं तो उनके कैरेक्टर्स में क्या सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज हैं दूर से देखने पर, उसी को इन्होंने आधार बनाया था। तो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वो होते हैं जो फिजिकल अपीयरेंस के द्वारा दिखाई पड़ते हैं, सामने से देखे जा सकते हैं। उन कैरेक्टर्स को हम इन्होंने कार्ल वॉन लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने इन्होंने इसको आधार बनाया। और इसमें कैरेक्टर्स के लिए इन्होंने जो प्लांट्स थे, प्लांट्स का हैबिट, प्लांट्स का कलर, नंबर इन द सेंस नंबर ऑफ एंड शेप ऑफ द लीव्स। तो प्लांट्स का या यूं कह लें कि जो लीव्स थी, लीव्स का प्लांट्स का हैबिट होगा और रेस्ट प्लांट का कलर, किस टाइप का कलर है उसका, ग्रीन है, ब्राउन है, जो भी उसका प्रॉपर कलर है उस कलर को बेस बनाया। साथ ही साथ नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स इन्होंने अपने जो कैटेगराइजेशन किया, इन्होंने इन 4 पॉइंट्स को इन्होंने इंक्लूड किया। इसमें खास बात क्या है, क्यों ये एक्सेप्टेड नहीं हुआ, क्यों ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इन्होंने इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जबकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो इजीली अफेक्टेड होते हैं एनवायरनमेंट के द्वारा। तो ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ये इजीली अफेक्टेड होते हैं किसके द्वारा? एनवायरनमेंट के द्वारा। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो इजीली अफेक्टेड होते हैं एनवायरनमेंट के द्वारा। और इन्होंने जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनके साथ साथ सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया था, मतलब बराबर का दर्जा दिया था, जिससे इन्होंने इसमें कोई डिफरेंस नहीं रखा। जबकि ऐसा नहीं होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इनमें मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इसका कोई प्रॉपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये दो मेन ऐसे पॉइंट हैं जिसके आधार पर, थर्ड और फोर्थ, ये दो मेन पॉइंट ऐसे हैं जिसके आधार पर इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। आर्टिफिशियल थ्योरी को, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इन्होंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं शो किया, इस वजह से इसको सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं नेचुरल सिस्टम की। तो नेचुरल सिस्टम में जो नेचुरल सिस्टम दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया? जॉर्ज बेंथम। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर।
तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, इस थ्योरी को प्रोवाइड किया था। और इसमें इन्होंने लगभग 202 फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन दिया था, मतलब 202 स्पीसीज को इन्होंने डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था। इसीलिए इस थ्योरी को फ्लावरिंग प्लांट मतलब नेचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्लावरिंग प्लांट इस नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने लगभग 202 जो फैमिलीज थी प्लांट्स की उनको इन्होंने डिस्क्राइब किया था। और ये बेसिकली मेनली जो इनका बेस था वो फ्लावरिंग प्लांट्स पर था। और इसके लिए इन्होंने जो बेस बनाया था वो ये था कि बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। नेचुरल एफिनिटीज का मतलब है कि प्लांट्स एक दूसरे से नेचुरली कैसे एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं, कैसे उनका जुड़ाव होता है, कैसे वो एक दूसरे का कैरेक्टर्स मतलब क्या उनके बेसिक कैरेक्टर्स हैं। तो बेसिक कैरेक्टर्स में इन्होंने क्या लिया, कंसीडर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर्स। तो इन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था, मतलब उनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे उनको तो देखा ही देगा, साथ में उनके जो इंटरनल कैरेक्टर्स थे उनको भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किया। इन इंटरनल कैरेक्टर्स में क्या क्या इनके मेन पॉइंट्स थे, वो थे अल्ट्रा स्ट्रक्चर। लिविंग बीइंग का सबसे छोटा रूप जो है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, मीन्स की उनका जो स्ट्रक्चर है वो हर लेवल में, माइक्रोस्कोपिक लेवल में भी इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। उसकी एनाटॉमी देखी, इंटरनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कि कैसे वो फर्टिलाइजेशन के बाद उनका डेवलपमेंट होता है, उस एम्ब्रियोलॉजी को भी इन्होंने स्टडी किया। साथ ही साथ प्लांट्स में होने वाली केमिकल एक्टिविटीज को भी इन्होंने ऑब्जर्व किया, जिसे हम फाइटोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो फाइटो मीन्स क्या होता है, फाइटो मीन्स प्लांट, केमिस्ट्री मीन्स की जो केमिकल रिएक्शंस होती है, तो प्लांट्स के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को भी इन्होंने प्रॉपरली ऑब्जर्व किया। इसके साथ साथ इन्होंने जितने भी लिविंग बीइंग थे उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, क्रिप्टोगैम्स एंड जितने भी लिविंग बीइंग का मतलब प्लांट्स के अंतर्गत जितने भी लिविंग बीइंग थे उनको उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और फेनेरोगैम्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, तो ये था नेचुरल सिस्टम जिसको दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है आपकी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो ये थ्योरी प्रपोज की थी वो की थी एंगलर एंड प्रॉन्टल। एंगलर और प्रॉन्टल दो अलग अलग साइंटिस्ट थे और उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इन्होंने इस पर वर्क किया था 1887 टू 1899 और इस पूरी थ्योरी को इन्होंने अपनी बुक डाई नेचर लाइकेन फ्लैंजी फैमिलियन में पब्लिश किया था। तो इन्होंने अपनी इस थ्योरी को इस बुक में इन्होंने पब्लिश किया। क्या इसका बेस था, इस जो क्लासिफिकेशन है इन्होंने जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया उसका मेन बेस क्या था। ये थ्योरी जो है बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये इवोल्यूशनरी जो कैरेक्टर्स होते हैं उन पर ये बेस थी कि वो कैसे कैसे डेवलप हुए, कैसे कैसे उनका एवोल्यूशन हुआ, आगे कैसे कैसे उनमें डेवलपमेंट हुआ। तो इस थ्योरी पर ये बेस थी। बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, मतलब इसमें वही कैरेक्टर एक्सेप्टेबल थे, उन्हीं कैरेक्टर्स को लिया गया, बेसिकली उसको आधार बनाया गया जो कि इवोल्यूशन से रिलेटेड थे। इसके पीछे भी बाकी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं और इनके जो एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया, बट इन्होंने इस थ्योरी को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इन्होंने इसमें एड ऑन किया, जिससे ये थ्योरी बाकी थ्योरी से थोड़ा सा फॉर बेटर हुई। नेक्स्ट दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्लेस्ड इन असेंडिंग सीरीज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे उनको असेंडिंग सीरीज में रखा गया। असेंडिंग सीरीज इन द सेंस कि जो सिंपल कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स थे उनको सबसे नीचे रखा गया और जैसे जैसे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई उनको उसी के अकॉर्डिंग सबसे हायर कैटेगरी में प्लेस किया गया। तो जैसा कि आज ये आप पढ़ेंगे कि जो जितने भी प्लांट्स हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो उसमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं उनको सबसे हायर कैटेगरी में रखा गया और जो सबसे सिंपलर हैं उनको सबसे लोअर कैटेगरी में रखा गया है। तो इन्होंने भी फ्लावरिंग प्लांट्स को बेसिकली इसी सीरीज में रखा कि जो सबसे सिंपल कैरेक्टर्स वाले थे उनको सबसे लोअर कैटेगरी में और जो सबसे हायर थे उनको सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी में रखा उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर।
इस थ्योरी का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इस तरह का जो एवोल्यूशनरी इन्होंने बेस बनाया, उसके आधार पर जो फैमिलीज और ऑर्डर थे इस सिस्टम में, उनका साइज थोड़ा स्मॉल हो गया, मतलब उनका साइज जो कि बड़ा था वो अब छोटा हो गया। और इसके आधार पर ये जो अभी तक जिन थ्योरी को अननेसेसरी उसमें ऐड ऑन किया गया था, अब वो कैरेक्टर्स भी थोड़ा सा उसके आधार पर वो कम हो गए। तो फैमिलीज एंड ऑर्डर जो थे इस सिस्टम में, वो उनका साइज कम हो गया। ठीक है, इस थ्योरी का एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि प्लांट्स को प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। आइडेंटिफाई ना करने के पीछे क्या रीजन था कि जो प्लांट्स थे उनको मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ज़्यादा इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस थ्योरी को उतनी जो उस पॉपुलैरिटी मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो ये थ्योरी थी उसमें मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया गया, जबकि जितने भी प्लांट्स हैं उनको उनके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बिहाफ पर ही आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर आपको तुलसी है, पीपल है, बरगद है, तो आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जाएंगे, उसके इवोल्यूशनरी कैरेक्टर के बारे में नहीं जाएंगे, उसका जो बेसिक मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उसको देख करके उसको आइडेंटिफाई करेंगे। वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग थी, इस वजह से ये थ्योरी कम पॉपुलर हुई। अब अगर हम आगे बात करते हैं फेनेटिक क्लासिफिकेशन की। फेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिकली फेनेटिक क्लासिफिकेशन बेसिकली सबसे रिसेंट टाइम में सबसे एडवांस मॉडर्न तरीके से जो टैक्सोनॉमी की जाती है वो है फेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट नाउ यूज इंफॉर्मेशन फॉर मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प टू रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में होने वाली डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से इसमें सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, देन आफ्टर फिर उसका प्रॉपर एक क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि क्या टूल्स वो यूज़ करते हैं, तो इसके लिए वो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, और इनके द्वारा जो है प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया जाता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में बेसिकली कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? यहाँ पर नंबर और कोड्स जो हैं वो असाइन कर दिए जाते हैं किसी भी कैरेक्टर्स के लिए। तो प्रॉपर कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए प्रॉपर नंबर और कोड्स असाइन कर दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद डेटा जो है प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट वन, दैट इज ईच कैरेक्टर इज गिवन एन इक्वल इंपॉर्टेंस। सभी कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। नेक्स्ट वन, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड एट सेम टाइम। कंप्यूटर चूंकि इस्तेमाल किया जा रहा है, कंप्यूटर्स के इस्तेमाल से जो डेटा है वो जल्दी ही प्रोसेस हो जाता है, और हमें उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी का ईजिली पता चल जाता है, या उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन आफ्टर उनको हम जिस कैटेगरी में उनको रखना है हम उनको प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, 100 ऑफ कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पर 100 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंसीडर किया सकता है। नेक्स्ट, दैट इज साइटोटैक्सोनॉमी। इट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जो साइटोटैक्सोनॉमी है वो किस पर बेस्ड है? वो साइटोटैक्सोनॉमी पर बेस्ड है, और इसमें जो कैरेक्टर्स लिए गए हैं वो क्रोमोसोमल नंबर, कैरेक्टर्स एंड बिहेवियर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वहाँ पर जो क्रोमोसोमल नंबर्स हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं। ह्यूमंस और ऐप और मंकी के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं लगभग सेम होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो मंकी, ऐप और ह्यूमन है वो बहुत क्लोज रिलेशन में। नेक्स्ट जो कि है आपका कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में बेसिकली जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन। तो इस प्रोसेस को प्लांट्स में जो क्लासिफिकेशन है उसको और स्मूथ बनाने के लिए और अच्छे से इसको क्लासिफाई करने के लिए यहाँ पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि जो प्लांट्स में पाए जाने वाले सब्सटेंस हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारे सब्सटेंस जो हैं प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी
जो प्रोटीन्स की क्वांटिटी है उसके भी यहाँ पर, या अदर जो करेक्टर्स हैं उनके भी यहाँ पर जो है, तो हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, इन सारे सब्सटेंसेस को लेकर के यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इट यूजेस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो इसमें डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्लांट्स में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। रैपिड एक सब्सटेंस होता है जिसके आधार पर लगभग 40 से ज़्यादा स्पीसीज को एक सेम कैटेगरी में रखा गया है। तो इस तरह का एग्जाम्पल देखने को मिलता है कीमोटैक्सोनॉमी में। तो ये था ऑल अबाउट मॉडर्न टैक्सोनॉमी, जिसमें हमने स्टडी की कि किस किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। तो बेसिकली 4 तरह से क्लासिफिकेशन होता है। नंबर 1 दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, सेकेंड है नेचुरल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज फाइलोजेनेटिक एंड फोर्थ इज फेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो सबसे जो एडवांस है, जो सबसे मॉडर्न है, वो है फेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो ये था क्लासिफिकेशन के बारे में। आगे हम बात करेंगे प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। प्लांट्स में जो डिफ्रेंशिएशन है उसको हम पढ़ेंगे आगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, हम स्टडी करेंगे प्लांट्स के कैरेक्टर्स के बारे में और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये जो हमारा टारगेट है, इसमें टीजीटी पीजीटी के साथ साथ नीट के प्रिपरेशन के लिए भी हम इसको लेके चल रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आगे भी हम इसी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम वीडियो में इंक्लूड करते जाएं आप लोगों के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।